जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? सब खैरियत से हैं? अच्छा, आपको स्क्रीन और आवाज़ क्लियर आ रही है? अच्छा, चलें, ठीक हो गया। अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज इंशाल्लाह हम लोग सी एस एस को लेके चलेंगे इंशाल्लाह। आज हम लोगों ने सी एस एस के कुछ मज़ीद टॉपिक्स को देखना है इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। ठीक है, सबसे पहले अभी अपनी अटेंडेंस आप लोग मार्क कर लें, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। अटेंडेंस मार्क कर लें और कॉपी और पेन अपने पास रेडी रखें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अपने पास कॉपी और पेन रेडी रखें। मुझे कमेंट्स के रेडी के कमेंट करें और फिर हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग अगर रेडी हैं तो मुझे कमेंट करें, तो फिर हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट सी एस एस के टॉपिक में काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, इंशाल्लाह वो आप लोगों के इस टॉपिक में, आज के टॉपिक में इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और आज आप लोगों को मैं लाइव भी लूँगा अपने साथ। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स के लिए, डिस्कशन के लिए। तो उसके लिए भी आप लोगों ने बिल्कुल रेडी रहना है। चलें, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने सबलाइम ओपन किया और यहाँ पर मैं एच टी एम एल की एक फ़ाइल बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक फ़ाइल सेव करता हूँ एच टी एम एल की। मैं जाऊँगा डेस्कटॉप के ऊपर। यहाँ जाके मैं सपोज कर ले एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, लाइक ले लें लर्निंग सी एस एस। और इसमें मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। और इसी तरह से एक और फाइल मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, उसका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज कर लें जी स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, ये दो तरह की मैंने फाइल्स बना ली। एक मेरे पास इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है और एक स्टाइल डॉट सी एस एस है। अब मुझे कोई ये बता सकता है कि मैंने यहाँ पर सेपरेट सी एस एस की फाइल बनाई है, तो ये मैं सी एस एस की कौन सी टाइप इस्तेमाल कर रहा हूँ, इनलाइन, इंटरनल या एक्सटर्नल? जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताएंगे।
हाँ जी। हम्म, ठीक हो गया। हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है। तो चलें, अब हम जो है एच टी एम एल की जो फाइल है, इसमें एच टी एम एल का बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो आप लोगों को पता है सबको। तो यहाँ पे हमने एच टी एम एल का बेसिक स्ट्रक्चर लिखा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ले लें, टाइटल डिफाइन कर देते हैं जी, वेलकम टू माई वेबसाइट, ठीक है। और अच्छा, अब मुझे इसी तरह से कमेंट्स में ही आप लोगों ने बताना है कि अब इस CSS की फाइल को इस HTML में मैं लिंक करना चाहता हूँ, इनको आपस में कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, कोई मुझे बताएगा? अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट, मतलब इस HTML की फाइल में मुझे CSS को लिंक करना है, तो मुझे अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या लेना होगा? जी। हाँ जी। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे हम हेड के टैग के अंदर लिंक का टैग पुट करेंगे। ये हमने लिखा लिंक टैग। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि सर ये लिंक टैग में रेलिवेंट पहले लगा दिया है, टाइप उसके बाद है, फिर एच रेफरेंस सबसे एंड में है। देखें, इसमें आप प्रॉपर्टीज की तरतीब चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एच रेफरेंस को पहले लगा दें, रेलिवेंट को बाद में लगा दें, या टाइप को सबसे पहले लगा दें, ठीक है। इसमें इस सीक्वेंस का कोई इशू नहीं होता, आप जैसे मर्जी सीक्वेंस रख लें, ठीक है। तो एच रेफरेंस में हम फाइल का नाम लिख देंगे स्टाइल डॉट सी एस एस। तो ये हम, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इस वजह से जो है वो, आप इसको इसका सीक्वेंस चेंज कर दें, कोई मसले वाली बात नहीं है, इसमें कोई तरतीब का कोई इशू नहीं है, ठीक है। बॉडी टैग में आते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ बनाते हैं, और यहाँ पे सपोज कर लें मैंने वही लिख दिया, एक डमी पैराग्राफ मैंने यहाँ पर ऐसे बना दिया। अच्छा, अब उसके बाद, अब CSS के अंदर, CSS की फाइल के अंदर अगर मैं इस पैराग्राफ को स्टाइल करना चाहता हूँ, मैं इसको एक स्टाइल देना चाहता हूँ, तो मुझे कोई बता सकता है कि मैं CSS में जाकर क्या लिखूंगा? ये मैं आप लोगों के लिए इसको सेपरेट कर देता हूँ। जी। अब मुझे कोई बताए, CSS की फाइल में मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा? हाँ जी। मैं इस पैराग्राफ को स्टाइल करना चाहता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इस पैराग्राफ का एक फॉन्ट साइज बड़ा हो जाए, और इस पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, कोई बताएगा? हम्म। ठीक है। बड़ी जबरदस्त बात है यार, बड़े आप लोग जो हैं वो काम करने वाले बच्चे बनते जा रहे हैं। चलें, जबरदस्त है। सीसस की फाइल में जाएंगे, और यहाँ पे जाके हम सिलेक्टर डिफाइन करेंगे पी, ठीक है। उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट्स स्टार्ट करेंगे, और इसमें हम अब जो भी मुझे स्टाइल देना है वो मैं डिफाइन कर दूंगा। लाइक जैसे अगर मैं बैकग्राउंड कलर देना चाह रहा हूँ, तो मुझे डिफाइन करना है बैकग्राउंड डैश कलर, और कलर का नाम सपोज कर लें हम डिफाइन कर देते हैं जी, लाइट लाइट ब्लू, ठीक है। मैंने ऐसे ये डिफाइन कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा हम चेक करते हैं, अपने ब्राउजर में जाके जरा चेक करते हैं अपनी फाइल को। तो मैं इसको रन करता हूँ ब्राउजर में, तो यू कैन सी, ये देखें, ये आपके पास जो है वो आपके पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर आ चुका है। अगर यहीं पे मैं फॉन्ट साइज भी करूं, तो मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज इंक्रीज करूं,
ये भी बढ़ जाएगा। और जो मैं करता हूँ जी, लाइक ले लें 25 मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि फॉन्ट साइज इसका बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये इसने बढ़ा दिया। अच्छा, उसके बाद लेकिन बात ये आती है कि अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, क्योंकि ये चीज़ें तो हम पहले भी कर चुके हैं, तो हम इसमें नेक्स्ट क्या कर रहे हैं या फिर नया क्या कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अब आप लोगों ने गौर करना है। देखें, यहाँ पर मैंने HTML की फाइल में एक पैराग्राफ बनाया, CSS में उसको स्टाइल किया, ब्राउजर के ऊपर ये आपके पास ऐसे रिजल्ट आ रहा है। अब अगर मैं HTML की फाइल में जाता हूं, यहां पे जाके दोबारा से एक पैराग्राफ बनाता हूं और इसी तरह से सिंपली मैं फाइल सेव करके रिफ्रेश करता हूं, तो इसमें भी सेम स्टाइल आ रहा है। ठीक है, ये देखिए, जरा गौर करेंगे कि यहाँ पर मैंने दो पैराग्राफ्स बनाए HTML की फाइल में और दोनों के ऊपर सेम स्टाइल अप्लाई हो गया है। तो मैं बेसिकली ये चाह रहा हूं कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसका स्टाइल कुछ और हो, सेकंड पैराग्राफ जो है इसका स्टाइल मेरे पास कुछ और होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए आप CSS में इस्तेमाल करते हैं आईडी एंड क्लास को। ठीक है, ये अपने पास कॉपी पे नोट करते जाएं। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये मैं भी आप लोगों को लिखवाऊंगा, इसके रूल्स भी लिखवाऊंगा, तो ये अपने पास आप सबने नोट करते जाना है। तो कॉपी और पेन रेडी है, मुझे कमेंट करें, फिर मैं आप लोगों को CSS में जो आईडी होती है और क्लास होती है, इसमें क्या डिफरेंस होता है, इसके क्या रूल्स होते हैं, वो मैं आप लोगों को भी लिखवाता हूँ जी। जल्दी से मुझे बताएं कि आप लोगों के पास कॉपी और पेन बिल्कुल रेडी है, तो फिर मैं आप लोगों को लिखवाना स्टार्ट करता हूँ। हाँ जी, ओके, चले। तो यहाँ पे अभी अपने पास मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन पे लिख रहा हूँ रूल्स। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा CSS क्लास, और यहाँ पे मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा CSS ID। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अब हमारे पास आ रहा है फर्स्ट में का जो फर्स्ट रूल है वो ये है, क्लास का जो ये अभी होते क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है भी मैं बताऊंगा। पहले इसके रूल्स आप लोग अपने पास नोट कर लें, उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास है जी, लाइक ले लें इसका, हमारे पास सिंबल क्या होता है। ठीक है, सिंबल ऑफ क्लास इज डॉट साइन। ठीक है, सबने याद रखना है कि जो क्लास होती है, दो चीजें होती हैं CSS के अंदर, एक क्लास होती है और एक आईडी होती है। क्लास का जो सिंबल होता है या क्लास को जिस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है वो है आपका $साइन। ये अपने पास सब ने नोट करते जाना है। ठीक है, सिंबल ऑफ क्लास इज $साइन। इसी तरह से अगर आप आईडी की बात करें, तो आईडी का जो सिंबल है, सिंबल ऑफ आईडी इज नंबर साइन। ठीक है, क्लास को रिप्रेजेंट किया जाता है $साइन के साथ और आईडी को रिप्रेजेंट किया जाता है $साइन के साथ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इसका सेकंड आप लोगों को रूल बताता हूँ कि जो भी क्लास डिफाइन करते हैं, जो भी क्लास का नाम डिफाइन करते हैं, इसका फर्स्ट लेटर शुड बी, क्या होना चाहिए, शुड बी अल्फाबेट। ठीक है, पहला लेटर हमेशा अल्फाबेट होना चाहिए। सेम रूल आपका यहाँ पर भी अप्लाई होता है। ठीक है, कि जो आपकी आईडी होती है उसका भी पहला लेटर अल्फाबेट होना लाजमी है। मतलब जो भी नाम डिफाइन करे, उसका उसके नेम के अंदर जो पहला करेक्टर है वो आपका लाजमी है कि अल्फाबेट होना चाहिए। वो नंबर भी नहीं हो सकता, ना वो कोई सिंबल हो सकता है। लाजमी है कि जो भी आप क्लास का या आईडी का नाम रखेंगे, ये नाम अभी कैसे रखेंगे, ये नाम किस चीज़ के लिए रखेंगे, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। अभी फिल वक्त जो है अपने पास आप लोगों ने इसको नोट करते जाना।
तो सेकंड रूल था फर्स्ट लेटर शुड बी अल्फाबेट। उसके बाद यहाँ पर इसका तीसरा रूल है देयर इज नो स्पेस बिटवीन लेटर्स। बिटवीन लेटर्स, लेटर्स में कोई भी किसी भी किस्म की आपके पास स्पेस नहीं आएगी। ठीक है, कोई भी स्पेस आप डिफाइन नहीं कर सकते लेटर्स में। मतलब कोई भी अगर नाम रख रहे हैं तो उस नाम के दरमियान में आपने कोई भी स्पेस नहीं दे सकते। ठीक है। अच्छा, फोर्थ रूल है ओनली डैश, डैश साइन भी कहते हैं या हाइफन साइन भी कहते हैं, डैश और अंडरस्कोर साइंस कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग लेटर्स। ठीक है, सिर्फ डैश का साइन या जिसे हम हाइफन साइन भी कहते हैं, मतलब जो माइनस वाला साइन होता है आपके पास आपके कीबोर्ड, वो या फिर अंडरस्कोर का जो साइन होता है जो मोस्टली हम ईमेल्स में इस्तेमाल करते हैं, अंडरस्कोर का जो साइन होता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेटर्स में स्पेस देने के लिए। ठीक है, ये मैं भी आपको सारे एग्जांपल्स बताऊंगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो इन दोनों में मेन डिफरेंस है वो ये है टू स्टाइल ऐसे लिखते हैं इसको, क्लास कैन बी यूज टू स्टाइल मोर देन वन एलिमेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आईडी कैन बी यूज टू स्टाइल ओनली वन एलिमेंट। ठीक है, टास्क को हम इस्तेमाल करते हैं एक से ज्यादा एलिमेंट्स को स्टाइल करने के लिए। एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे आईडी, जैसे आपके पास पैराग्राफ है, हेडिंग है, फॉर्म है, टेबल है। ठीक है, एचटीएमएल के जो एलिमेंट्स होते हैं। क्लास जो है वो एक से ज़्यादा, मतलब एक क्लास बना के हम एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को स्टाइल कर सकते हैं, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स में क्लास अप्लाई कर सकते हैं। जबकि जो आईडी होती है उसे हम सिर्फ और सिर्फ एक ही समझ लें कि एलिमेंट में हम इस्तेमाल करते हैं, वो रिपीट नहीं होती, क्योंकि आप सबको पता है हर चीज़ की आईडी जो है ना वो डिफरेंट होती है। तो अगर एक एलिमेंट के ऊपर आप एक आईडी अप्लाई कर देंगे तो वो आईडी किसी और एलिमेंट के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस था। तो बाकी ये है कि अभी इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, फिर आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से बनानी है हमने। तो हम आते हैं वापस। अच्छा जी, तो ये देखें, अब वापस आते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जैसे मैंने भी आप लोगों को दिखाया था कि हमने दो पैराग्राफ्स बनाए हैं और इन दोनों पैराग्राफ्स का यहाँ पे सेम रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये इसके लिए अब हमें क्या करना है, सीएसएस में जाएंगे और यहाँ पे जाके अब हम जो है क्लास भी बना सकते हैं, आईडी भी बना सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आप मोस्टली क्लास का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अब क्लास बनानी है अपनी मर्जी से। क्लास का नाम आप अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास बनाने के लिए देखें फर्स्ट रूल क्या था, सिंबल ऑफ क्लास इज डॉट साइन। डॉट साइन के साथ हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपने लिखना है यहाँ पे डॉट और क्लास का नाम डिफाइन कर दें। क्लास का नाम आप कुछ भी डिफाइन कर दें। फॉर एग्जांपल ले लें यार, मैं डिफाइन कर देता हूँ फर्स्ट पैरा। ठीक है, इसमें आप लोगों ने गौर करना है कि देखें फर्स्ट करेक्टर जो है ये मेरे पास जो मैंने एफ डिफाइन किया हुआ है ये आपका अल्फाबेट है। ठीक है, ये जो आपका रूल है, सेकेंड रूल है इसका, फर्स्ट लेटर शुड बी अल्फाबेट, ये आपका यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे ये डिफाइन कर देता हूँ लाइक फर्स्ट पैरा, इस तरह से मैं डिफाइन कर देता हूँ लाइक जैसे ये देखें, मैं यू डिफाइन कर देता हूँ वन पैरा। तो ये जो फर्स्ट लेटर है आपका न्यूमेरिक वैल्यू में आ गया, तो ये आपका जो रूल है वो गलत हो गया, तो ये आपकी क्लास काम नहीं करेगी। तो फर्स्ट लेटर जो है, जो भी क्लास आप डिफाइन करेंगे, फर्स्ट लेटर आपका लाजमी है कि आपका क्या होना चाहिए, आपका अल्फाबेट होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये जो दो वर्ड्स हैं, अब अगर आप चाहें तो आप क्लास का नाम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें लाइक स्पेस तो नहीं दे सकते, जैसे अभी ये रूल मैंने बताया था कि देयर इज नो स्पेस बिटवीन लेटर्स, स्पेस नहीं आ सकती। हाँ, इसमें आप सेपरेट अगर दोनों वर्ड्स को करना चाह रहे हैं तो आप इसमें डैश का साइन लगा सकते हैं या फिर आप इसमें अंडरस्कोर का साइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? मुझे बताएं, फिर हम आगे चलेंगे। जी। अच्छा, चलें, गुड हो गया। उसके बाद ये मैंने एक क्लास बनाई फर्स्ट पैरा के नाम से। देखें, इसमें मैं सिंपली कोई भी स्टाइल डिफाइन करता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ जी, बैकग्राउंड कलर कर दो आप लाइट ब्लू, और टेक्स्ट का कलर आप कर दो फॉर एग्जांपल लाइक ले लेते हैं हम लोग ब्राउन। और इसी तरह से फॉन्ट का साइज आप कर दो 20 पिक्सल्स। और उसके बाद फिर हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ले लें, इसकी विड्थ आप कर दें, सपोज कर लें लाइक 300। यहाँ से हम कर देते हैं 300 पिक्सल्स। ठीक है, ये मैंने एक स्टाइल अप्लाई कर दिया है। ठीक है, एक क्लास बनाई है फर्स्ट पैराग्राफ। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला, देखिए यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। आपने एक स्टाइल डिफाइन कर दिया CSS के अंदर कि ये एक स्टाइल है। अब इस स्टाइल को, इस क्लास को HTML में अप्लाई कैसे करना है, अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, बहुत आसान है, कोई मसला ही नहीं है। ये देखें, अब आपको HTML की फाइल में आना है। यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे इस पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपने पैराग्राफ के ओपनिंग टैग में जाना है। यहाँ पे आपने लिखना है क्लास, और क्लास का नाम आपने डिफाइन कर देना है जो अभी आपने बनाई है CSS की फाइल में। तो वो है आपकी फर्स्ट पैरा। ठीक है, यहाँ पे जरा गौर करें, CSS की फाइल में अभी आपने क्लास बनाई है फर्स्ट अंडरस्कोर पैरा के नाम से। तो ये एक क्लास आपने बनाई, इसमें स्टाइल्स आपने यहाँ पे लिख कर इसको सेव कर दिया। ठीक है, सेम यही क्लास अब आपने पैराग्राफ के अंदर अप्लाई कर दी। कैसे अप्लाई किया? सिंपल, क्योंकि मैंने क्लास बनाई है तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ क्लास इज इक्वल टू, आपने यहाँ पे क्लास का नाम डिफाइन कर देना। यहाँ पे डॉट साइन नहीं आएगा। ठीक है, इसके साथ जैसे यहाँ पे डॉट साइन है, HTML में डॉट साइन नहीं आएगा। HTML में क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पे बता चुके हैं कि ये क्लास है, तो यहाँ पर आप डॉट साइन नहीं लगाएंगे। ठीक है, फाइल को सेव करते हैं, यहाँ से इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यू विल सी ये आपके पास एक स्टाइल अप्लाई हो चुका है। इसी तरह से CSS पे आते हैं, और यहाँ पे चले हम एक और क्लास अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल सेकंड पैरा के नाम से हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेम बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं जी लाइट ग्रीन, और टेक्स्ट का कलर हम डिफाइन कर देते हैं ब्लू। और इसी तरह से फॉन्ट साइज हम कर देते हैं 25 पिक्सल्स। ये हमने डिफाइन कर दिया 25 पिक्सल्स। और विड्थ हमने डिफाइन कर दी थी, फॉर एग्जांपल ले लें, हम विड्थ डिफाइन कर देते हैं इसकी लाइक 800 पिक्सल्स। ठीक है, तो ये एक मैंने स्टाइल अप्लाई कर दिया, और अब इसको यहाँ से इसमें पुट कर देंगे इस क्लास को। ठीक है, ये क्लास हम सिंपली यहाँ पे पुट कर देंगे, पैराग्राफ के टैग में जाएंगे, क्लास लिखेंगे, और क्लास का नाम डिफाइन कर देंगे सेकंड पैरा। तो ये देखें, इसके ऊपर अब स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। अब देखें आपके सामने कि दोनों पैराग्राफ्स में आपके डिफरेंट स्टाइल हो चुके हैं। ठीक है, अगर तो सारे पैराग्राफ्स में आप एक ही स्टाइल रखना चाहते हैं, तो फिर आपको क्लास डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। फिर आप सिंपली, जैसे भी हमने पहले किया था, P लिखा था, कर्ली ब्रैकेट बनाई, और उसके बाद हमने स्टाइल्स वगैरह पुट कर दिए। वो तो ये है कि जितने भी पैराग्राफ्स होंगे सब पर सेम स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप डिफरेंट डिफरेंट करना चाहते हैं, तो आप डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस बनाएंगे, और हर क्लास को डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स में पुट करते चले जाएंगे। ठीक है, ये तरीकेकार समझ में आ गई ये बात? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है? कमेंट्स करें, फिर हम आगे मूव करते हैं, मजीद CSS की प्रॉपर्टीज देखेंगे। हाँ जी। आज हम लोग डिव टैग को भी देखेंगे इंशाल्लाह।
जितने मर्जी पैराग्राफ हों, आप जितनी मर्जी क्लासेस बना लें और उन क्लासेस को डिफरेंट पैराग्राफ्स में अप्लाई कर लें। ठीक है, चलें, जबरदस्त है। अभी मैं आप लोगों को एक कुछ इम्पोर्टेंट जो आपके पास प्रॉपर्टीज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद फिर हम एक छोटा सा वेब पेज का एक लेआउट भी बनाएंगे, मतलब एक प्रोफेशनल, एक रियल लेआउट कैसे बनता होता है उसके बारे में भी मैं भी आप लोगों को आइडिया दूंगा। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम बात करेंगे भी। एक मैं आपको लेआउट बना के दिखाऊंगा और उसी से फिर रेलिवेंट आप लोगों को असाइनमेंट्स में मिलेंगी इस वीकेंड की। ठीक है, तो अभी हम आते हैं उस प्रॉपर्टीज की तरफ। तो देखें, दो तरह की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट, दो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होती है आपके पास ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक होता है आपके पास मार्जिन और एक होता है आपके पास पैडिंग। इसके बारे में किसी को पता है व्हाट इज पैडिंग एंड व्हाट इज मार्जिन? इसके बारे में किसी को पता है तो मुझे कमेंट्स करके बताएं, फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है मिसबा का। ये मैं क्वेश्चन डिस्प्ले कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हाँ, ये एक क्वेश्चन आ रहा है कि अगर चार पैराग्राफ में से दो को सेपरेट स्टाइल करना हो और दो को सेम करना हो। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, कोई मसला ही नहीं है। देखें, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें अगर आपने चार पैराग्राफ्स में से दो को सेपरेट स्टाइल देना है और दो को सेम स्टाइल देना है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप सीएसएस के अंदर एक क्लास बनाएं। उस क्लास में जो भी आपने स्टाइल्स लिखना है वो आप फर्स्ट पैराग्राफ में अप्लाई करेंगे। फिर आप दूसरा स्टाइल बनाएं, उसको भी आप दूसरे पैराग्राफ में अप्लाई कर देंगे। ठीक है, दोनों पैराग्राफ में सेपरेट हो गया, बाकी कितने बच गए, दो पैराग्राफ्स बच गए। तो फिर उन दो पैराग्राफ्स के लिए आप एक ही क्लास बना लें और उस एक क्लास में जो भी स्टाइल आपने देना है और इस क्लास को आप दो पैराग्राफ्स में अप्लाई कर लें। ठीक है, तो वो ऐसे होगा कि ये उससे ये होगा, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, कोई इसमें मसला ही नहीं है, ये मैं भी आपको करके दिखा देता हूँ, कन्फ्यूजन आप लोगों की दूर हो जाएगी। ये देखें, ये हमारे पास ले लें आप, ये हमारे पास एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, इसी तरह से अब हम यहाँ पे एक और पैराग्राफ बनाते हैं। तो अब हम यहाँ पे बनाते हैं एक और पैराग्राफ, इसके अंदर और एक और पैराग्राफ हम बनाते हैं यहाँ पे। और ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे चार पैराग्राफ्स टोटल ले लिए हैं। ठीक है, ये मेरे पास इस वक्त चार पैराग्राफ्स हैं। ठीक है, एक और ये दूसरा है और ये तीसरा है और इसी तरह से ये चौथा पैराग्राफ है मेरे पास। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, देखिए अब मुझे ये करना है कि देखें सीएसएस के अंदर, देखिए मैंने फर्स्ट पैराग्राफ का एक स्टाइल लिया, सेकंड पैराग्राफ का स्टाइल लिया और फर्स्ट और सेकंड में अप्लाई कर दिया और ये मेरे पास ब्राउजर पे सेपरेट सेपरेट शो हो रहा है। अब मुझे ये जो बाकी के दो पैराग्राफ्स हैं ये वाले, इन दोनों पैराग्राफ्स को मुझे देना है सेम स्टाइल। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे सीएसएस में कोई भी अपनी मर्जी से ये जो क्लास का नाम दिखा है कोई भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई इसमें मसला नहीं है, यहाँ पर आप चाहे बेशक जरदारी के नाम से क्लास बना दें, कोई इसमें मुश्किल वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, फॉर एग्जांपल ले लें जी, बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं लाइक ग्रीन और टेक्स्ट का कलर हम कर देते हैं वाइट। फॉन्ट साइज हम कर देते हैं यहाँ पे लाइक 20 पिक्सल्स। और उसके बाद इसकी विड्थ हम कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ले लें यार लाइक 600 पिक्सल्स। ठीक है, ठीक। तो अब क्या है, अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे, अब आप सिंपल आपने ये काम करना है कि आपने अ, जो है वो इस क्लास को आपने यहाँ पे अप्लाई कर देना है। ठीक है, इसी तरह से आपने सेम स्टाइल को यहाँ पर भी अप्लाई कर देना है, मतलब कि एक क्लास को आपने दोनों पैराग्राफ्स में अप्लाई कर दिया, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, आप जरा इसको रिफ्रेश करते हैं तो यू विल सी कि आपके ये दोनों पैराग्राफ्स का सेपरेट सेपरेट स्टाइल्स है और इन दोनों पैराग्राफ का आपका सेम स्टाइल हो गया। ठीक है, ये इसका एक तरीका कार था। आई होप कि क्लियर हो गया आप लोगों को।
चलें, अब हम वापस आते हैं अपने मार्जिन और पैडिंग की तरफ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अपने पास कॉपी पे नोट कर रहे हैं कि ये मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिख के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन ये है जी कि जी अपने पास नोट कर लें। एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड मार्जिन। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आप ले लें इंटरनल बाउंड्री ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड पैडिंग। ये मैं अभी आपको एक एग्जांपल भी बताता हूँ, सी एस एस मार्जिन एंड पैडिंग। ये देखें, ये रही है। अच्छा ये देखें, फॉर एग्जांपल ले लें जी, ये आपके पास एक लाइक ये आपका एक वेब पेज है। ठीक है, ये जहाँ पर मेरा कर्सर है, ये वाला जो बॉक्स है बाहर वाला, ये आपका एक वेब पेज है। इस वेब पेज में आपने एक और यहाँ पर देखें, ये एक बॉक्स लिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो इंटरनल ये वाला जो बॉक्स है, इस बॉक्स में ये देखें, ये जो आपके बाहर स्पेस आ रही है, देखें ये वाली जो बाहर की स्पेस आ रही है, ये आपका कहलाता है एक्सटर्नल बाउंड्री जो आ रही है, ये वाली, ये कहलाएगी आपकी मार्जिन। और इस बॉक्स के अंदर जो ये आपका कंटेंट है, इस कंटेंट के और इस बॉक्स की बाउंड्री के ऊपर ये जो स्पेसिंग आ रही है, ये आपकी कहलाती है पैडिंग। ठीक है, ये इस दोनों में फर्क है कि जो ये आपका एलिमेंट है, ये वाला जहां पर ये मेरा कर्सर है, जरा गौर कीजिएगा, ये आपका एक एलिमेंट है। इस एलिमेंट के अंदर ये एक कंटेंट है लिखा हुआ। ठीक है, अब इस एलिमेंट का जो ये बाहर वाला फासला है, ये वाला फासला, ये कहलाएगा आपका मार्जिन। और इस एलिमेंट के अंदर वाला जो फासला है, जो इसके कंटेंट के और इस एलिमेंट की बाउंड्री के दरमियान में ये स्पेसिंग आ रही है, ये वाली, ये वाली, ये और ये आपकी कहलाती है क्या कहलाती है जी, ये कहलाती है आपकी पैडिंग कहलाती है। ठीक है, ये मैं आपको इसकी बड़ी इजी सी एग्जांपल्स अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए, हम फिल वक्त इस सबको यहाँ से रिमूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम वापस आते हैं, इसको रिमूव करते हैं, और अब यहाँ पर मैं एक सिंपल सा एक ले लें, एक पैराग्राफ बनाता हूँ, और इसमें मैंने लिख दिया डमी टेक्स्ट। अच्छा, उसके बाद अब हम सी एस एस में आके एक क्लास बना लेते हैं। एक ले लें, फॉर एग्जांपल ले लें जी माई पैरा, और इसमें हम डिफाइन कर देते हैं वही बैकग्राउंड कलर ले लें आप, लाइट ब्लू। टेक्स्ट कलर आप डिफाइन कर दें फॉर एग्जांपल ब्राउन, और फॉन्ट साइज हम ले लेते हैं 22 पिक्सल्स। इस पैराग्राफ को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, क्लास लिख के, और पैराग्राफ हमने ऐसे डिफाइन कर दिया। ठीक है जी, तो अब हम ज़रा इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ से रीलोड करते हैं, तो यू विल सी कि आपको कुछ ऐसे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अप्लाई करके क्या अप्लाई करेंगे। अब हम अप्लाई करते हैं इसमें ज़रा मार्जिन को और पैडिंग को। ज़रा आप लोगों ने ना बहुत ज़्यादा अपना ध्यान यहाँ पे रखना है, फुल फोकस करना है यहाँ पे। ठीक है, आप लोगों का पूरा फोकस मुझे चाहिए। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब आप देखें यहाँ पर, देखें सिंपल, मैं अगर यहाँ पे पुट करता हूँ मार्जिन, मार्जिन में लिखता हूँ लाइक ले लें 100 पिक्सल, और पैडिंग में डिफाइन कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल ले लें जी 40 पिक्सल्स। ठीक है, जरा गौर करना है, मैंने यहाँ पे मार्जिन डिफाइन कर दिया है 100 पिक्सल्स, और पैडिंग मैंने डिफाइन कर दी है 40 पिक्सल्स। फाइल को सेव किया मैंने, और अब ज़रा अगर मैं इसको एक दफ़ा से रिफ्रेश करूँ, यहाँ से देखें, ज़रा गौर करेंगे, यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यू विल सी, ये देखें, ज़रा गौर कीजिएगा। हाँ जी, ये देखें, अब मार्जिन कहाँ पे आ रहा है और पैडिंग कहाँ पे आ रहा है। मार्जिन जो आ रहा है वो ये वाला फासला आ रहा है, इस एलिमेंट का ये वाला फासला, ये जो डिफरेंस आपको ये इस आपके ब्राउजर के बॉर्डर से और यहाँ पे जो ये वाला फासला, लेफ्ट साइड के ऊपर ये डिस्टेंस, राइट साइड के ऊपर ये डिस्टेंस,
मतलब ये वाला जो बाहर का फासला आपको नजर आ रहा है, ये स्पेस आपको नजर आ रही है, ये कहलाएगी मार्जिन। और इस बॉक्स के अंदर देखें, इस टेक्स्ट का और इस बाउंड्री का फासला, ये वाला फासला, ये वाला फासला, ये जो स्पेस आ रही है, इसी तरह से नीचे ये जो स्पेस आ रही है, इसी तरह से राइट साइड के ऊपर जो ये वाली स्पेस आ रही है, ये आपकी कहलाती है पैडिंग। किसी एलिमेंट की इंटरनल बाउंड्री को हम कहते हैं पैडिंग, किसी एलिमेंट की आउटर बाउंड्री को कहते हैं हम लोग मार्जिन। क्लियर हो गई है मेरी बात? यहां तक समझ में आ गया है? बहुत ट्राई किया मैंने आपको बड़े आसान अल्फाज में समझा सकूं। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो मुझे कमेंट्स करके प्लीज बताएं, फिर हम आगे चलेंगे। हाँ जी। अच्छा चले, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा आगे अब हम मजीद बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन आता है ना कि सर अगर हम टॉप के ऊपर मार्जिन थोड़ा कम देना चाहें, लेफ्ट साइड के ऊपर कुछ ज्यादा देना चाहें और राइट साइड के ऊपर कुछ और ज्यादा देना चाहें, मतलब सिंपल सी वर्ड्स में कि अगर आप मार्जिन जो है वो चारों तरफ सेपरेट सेपरेट देना चाहें, ठीक है, मतलब मुख्तलिफ मार्जिन अगर आप देना चाहें, तो उसका क्या तरीकेकार है? देखें बड़ा आसान सा है। ये देखें, अगर आप, मैं अभी फिल वक्त पैडिंग मैंने खत्म कर दिया, ठीक है, अभी फिल वक्त मैं आप लोगों को मार्जिन के बारे में बताता हूँ। देखें जरा गौर कीजिएगा। मार्जिन जो है ना, वो आप डिफाइन कर सकते हैं दो तरह से, ठीक है। या तो अगर आप देखें, जैसे मैंने भी डिफाइन किया था, मैंने सिंपल मार्जिन लिखा और मैंने 100 पिक्सल जैसे डिफाइन कर दिया। तो ये क्या करेगा, ये मार्जिन आपका चारों तरफ 100 पिक्सल कर देगा, मतलब टॉप के ऊपर भी 100 पिक्सल, लेफ्ट पर भी, राइट के ऊपर भी और बॉटम के ऊपर भी आपको 100 पिक्सल का मार्जिन दे देगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप जो है वो चारों तरफ सेपरेट सेपरेट अगर देना चाहते हैं, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आप सिंपल लिखेंगे मार्जिन टॉप प्रॉपर्टी है, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल इस पे हम लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल आई जी 40 पिक्सल कर दो, और मार्जिन बॉटम हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल ले लें जी इस तरह से 50 पिक्सल्स कर दें, और इसी तरह से मार्जिन लेफ्ट हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल 60 पिक्सल्स, और इसी तरह से मार्जिन राइट हम कर देते हैं जी सपोज 70 पिक्सल्स, ठीक है। तो ये आप इस तरह से भी इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी चारों प्रॉपर्टीज आ गई। मतलब एक प्रॉपर्टी की बजाय अगर आप सेपरेट सेपरेट देना चाहते हैं चारों तरफ मार्जिन, तो आप इस तरह से सेपरेट सेपरेट प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, मार्जिन टॉप, बॉटम, लेफ्ट और मार्जिन राइट। ठीक हो गया? अच्छा, लेकिन अगर आप चाहें तो आप एक प्रॉपर्टी में भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने ये लिखा था कि मैंने सिंपल लिखा था जी मार्जिन, और मार्जिन में जैसे 100 पिक्सल्स डिफाइन किया था, तो ये आपका चारों तरफ अप्लाई हो गया था, मतलब एक ही प्रॉपर्टी में। तो आप एक ही प्रॉपर्टी में भी इन सबको मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि देखें, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्जिन, लाइक ले लें, मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल ले लें 40 पिक्सल, और मैं लिख देता हूँ 50 पिक्सल, ठीक है। अब देखें यहाँ पर मैंने दो वैल्यूज लिखी हैं। अगर मैं इसमें एक वैल्यू लिखूंगा तो ये चारों तरफ अप्लाई कर देगा, और अगर मैं यहाँ पर दो वैल्यूज डिफाइन करूंगा तो अब ये पहली वैल्यू किस में अप्लाई करेगा और सेकंड वैल्यू किस में अप्लाई करेगा, ये मुझे कमेंट्स करके आप लोग बताएंगे। जी, जो भी आइडिया हो आप लोगों का मुझे बताएं कि अगर आप एक ही प्रॉपर्टी में दो वैल्यूज लिख देते हैं, तो ये पहली वाली वैल्यू किस तरफ अप्लाई होगी, टॉप और बॉटम पे होगी या लेफ्ट राइट पे होगी? इसी तरह सेकंड वाली वैल्यू टॉप और बॉटम पे होगी या लेफ्ट राइट पे होगी? जी।
देखें, ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये दोनों तरफ अप्लाई होगी, टॉप के ऊपर भी यही होगी और बॉटम के ऊपर भी यही होगी। जो दूसरी वैल्यू है ये लेफ्ट के ऊपर होगी और यही राइट के ऊपर होगी। मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर आप एक प्रॉपर्टी लिखते हैं तो ये चारों तरफ अप्लाई हो जाएगी, अगर आप दो प्रॉपर्टीज लिखते हैं तो पहली प्रॉपर्टी लेफ्ट और बॉटम पे लग जाएगी, और सेकंड जो प्रॉपर्टी है, सेकंड जो सॉरी वैल्यू है, सेकंड जो वैल्यू है वो आपकी लेफ्ट और राइट मार्जिन पर अप्लाई कर देगा। ठीक है। तो हाँ, अगर क्वेश्चन ये बनता है कि सर हम एक ही प्रॉपर्टी यूज करते हैं मार्जिन और इसके अंदर अगर हम चार वैल्यूज देते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम इस तरह लिखते हैं 60 पिक्सल्स और 70 पिक्सल्स, फिर क्या होगा? अब ये कोई मुझे बताएगा ये फर्स्ट वाली किस पे होगी, सेकंड किस पे, थर्ड किस पर, फोर्थ वन किस पर अप्लाई होगी? जी आप लोगों ने बताना है मुझे कमेंट्स करके। 3 लिखी जाती फातिमा, लिखी जाती हैं तो या तो एक होती है या फिर दो लिखी जाती हैं या फिर आपकी चार लिखी जाती हैं। हाँ जी। जी ठीक है, बिल्कुल ये अभी आपकी चलेंगे क्लॉक वाइज। ठीक है, अगर आप एक प्रॉपर्टी में चार वैल्यूज ऐसे डिफाइन कर देते हैं तो ये आपकी क्लॉक वाइज मूव करती है। देखें, ये जो फर्स्ट वन है ये अपने पास नोट कर लें। ये जो फर्स्ट वन है ये आपकी टॉप के ऊपर होगी, उसके बाद फिर सेकंड वन आपके राइट के ऊपर होगी, थर्ड वन आपकी बॉटम के ऊपर होगी और फोर्थ वन आपकी लेफ्ट के ऊपर होगी। ठीक है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, मतलब क्लॉकवाइज जैसे घड़ी मूव कर रही होती है, सेम उसी तरह से ये आपकी सबसे पहले टॉप, उसके बाद फिर राइट, फिर आपके पास बॉटम, फिर आपके पास लेफ्ट। ठीक है, ये रूल है। सेम यही रूल्स अप्लाई होते हैं आपके पैडिंग में भी। ठीक है, पैडिंग में भी आपकी चार प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक पैडिंग टॉप, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम। और इसी तरह से अगर आप सिंगल पैडिंग की प्रॉपर्टी देना चाहें तो उसमें भी आप सिंगल पैडिंग प्रॉपर्टी लगा के इसी तरह सेम रूल आप एक वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं और चार भी कर सकते हैं। ठीक हो गया? ये क्लियर हो गया है मार्जिन पैडिंग? क्लियर हो गया है? जल्दी से कमेंट करें और फिर हम आगे चलते हैं, एक लेआउट छोटा सा बनाएंगे और फिर मैं आप लोगों के साथ लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन करता हूँ। चले, क्लियर है, गुड है। और अब हम आते हैं एक लेआउट की तरफ। मैं आप लोगों को एक लेआउट अभी बना के दिखाता हूँ। तो एक न्यू फाइल लेते हैं, फाइल को सेव करते हैं, डेस्कटॉप एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, माइक माई फर्स्ट वेब लेआउट। ठीक है, इस तरह से मैंने एक फोल्डर बना लिया। तो मैं यहाँ पे फाइल का नाम लिखता हूँ index.html, और इसी तरह से एक और फाइल बनाता हूँ, उसका मैं नाम लिखता हूँ style.css। ये दो मैंने फाइल्स बना ली अपनी। अब HTML के अंदर HTML का बेसिक स्ट्रक्चर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिखा है, इसमें हम डिफाइन कर देते हैं, लाइक ले लें वेलकम टू माय वेबसाइट। ठीक है जी, CSS की फाइल को लिंक करते हैं, फाइल डॉट सी एस एस। अच्छा जी, अब आते हैं बॉडी की तरफ। अब हम यहाँ पे div टैग भी पढ़ेंगे, div टैग स्टार्ट करने लगे हम। तो div टैग की मदद से आप किस तरह से लेआउट क्रिएट कर सकते हैं हम उसके ऊपर बात करेंगे। मैं बता देता हूँ किरण, कोई मसला नहीं है। फर्स्ट, अगर दो वैल्यूज आप देते हैं तो फर्स्ट वाली टॉप और बॉटम के लिए होती है,
सेकंड वैल्यू जो है वो लेफ्ट और राइट के लिए होती है। और अगर हम चार वैल्यूज देते हैं तो उसमें फर्स्ट वैल्यू जो है वो आपकी टॉप की, सेकंड वैल्यू आपकी राइट की, थर्ड वैल्यू बॉटम की और फोर्थ वैल्यू आपकी लेफ्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है, मतलब क्लॉकवाइज चलती है। जी जी, क्वेश्चन पूछें प्लीज। हाँ जी, क्वेश्चन पूछें। अभी किसी ने इधर उधर नहीं जाना, अपना फुल फोकस यहाँ पे रखना है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अभी मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों के, लेआउट कैसे बनता होता है। क्योंकि अभी नेक्स्ट आपकी जितनी भी असाइनमेंट्स आने वाली हैं, पूरे समझ लें कि 3-4 दिनों के लिए, जो भी असाइनमेंट 3-4 दिन तक जो भी असाइनमेंट्स आपकी चलेंगी वो इसी टॉपिक के ऊपर ही होंगी जो अभी मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। मैक्रोस कोडिंग को छोड़ते हैं, वो एक अलग बात है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा तो यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको मैं फिर किसी और दिन बता दूंगा, कोई मसला नहीं। चलें, अब हम आते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं यहाँ पे। देखिए मैंने क्या किया, सिंपल एक HTML की फाइल बनाई और एक CSS की फाइल बनाई है। तो यहाँ पे जो है वो CSS की फाइल को मैंने लिंक भी कर दिया है। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पे बॉडी के टैग में, और यहाँ पे मैं देखें एक लेआउट बनाना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब ये लेआउट बनता कैसे होता है, देखिए मैं आपको कुछ लेआउट्स दिखाता हूँ यहाँ पे। आपको कोई लेआउट्स दिखाता हूँ, फिर आप लोगों को अच्छा आइडिया हो जाएगा। हम्म। अच्छा, और मैं आपको दिखा देता हूँ। हम्म। ये देखिए, ये आपके पास एक डिफरेंट साइट्स है, और इसमें अगर आप ज़रा गौर करें तो यहाँ पे देखें, यहाँ पर जैसे कि आप लोग यहाँ से गौर कर सकते हैं कि मतलब ये आपका ब्राउज़र के ऊपर एक लिमिटेशंस डिफाइन हुई हैं कि भाई ये एक लिमिट है, इस लिमिट से आपने इधर बाहर नहीं निकलना है, इस कंटेंट को राइट साइड पे भी इतना मार्जिन रखना है, लेफ्ट साइड के ऊपर भी इतना मार्जिन रखना है, आपने इससे बाहर नहीं निकलना। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपका फुल विड्थ है, मतलब इसमें यहाँ पर आपके जितना भी कंटेंट है देखें, इसमें फुल विड्थ के ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप यहाँ पर आके देखें तो यहाँ पर एक मार्जिन है, लेफ्ट साइड के ऊपर इतना मार्जिन हो, राइट पे इतना हो, और आपने उस एक जो है वो लिमिट के अंदर ही रहते हुए आपने अपना जो भी कंटेंट डालना है वो इसी तरह से डालना है। मतलब लेफ्ट के ऊपर इतना मार्जिन छोड़ देना, राइट के ऊपर इतना मार्जिन छोड़ देना है। ठीक है, जैसे यार वो अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा कि जैसे आप नोटबुक होती है, आपकी कॉपी होती है, आपने कॉपी के ऊपर अगर अक्सर अगर आप देखें तो लेफ्ट के ऊपर, राइट के ऊपर एक मार्जिन लगा हुआ होता है। ठीक है, और मतलब एक हाशिया, एक लाइन लगी होती है जिसे हम उर्दू में हाशिया कहते हैं। तो उसके दरमियान में ही आप अपना कंटेंट लिखते हैं, ना तो आप उस लाइन से लेफ्ट लेफ्ट पे बाहर जाते हैं और ना आप उससे राइट पे बाहर जाते हैं। ठीक है, तो सेम जब हम एक वेबसाइट का लेआउट बनाते हैं ना, तो उसके अंदर भी हम एक बाउंड्री डिफाइन कर देते हैं कि हमने उस बाउंड्री के अंदर ही रहते हुए एक लेआउट डिजाइन करना है, उससे हमने बाहर नहीं जाना। ठीक है, इस चीज को ना बेसिकली हम कहते होते हैं, या तो हम उसको कहते हैं कंटेनर, या फिर हम उसको कहते हैं रैपर। ठीक है, ये मैं आपको दो वर्ड्स लिख के दिखाता हूँ। ये दो वर्ड्स हम इस्तेमाल करते होते हैं मोस्टली। एक को हम कहते हैं कंटेनर, या फिर हम इसको कहते हैं रैपर। इनमें से आप दोनों में से कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यूज़ करूँगा लफ्ज़ कंटेनर, तो इसलिए आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यही वर्ड इस्तेमाल करें, इसी के नाम से क्लासेस बनाया गया। ठीक है, तो अब ये कंटेनर क्या है, कैसे काम करेगा, ये भी मैं भी आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। तो हम वापस आते हैं, देखें
तो सिंपल कहने का मकसद ये है कि जब भी आपने कोई एक लेआउट क्रिएट करना होता है तो उसमें आप सबसे पहले अपने ब्राउज़र के अंदर ना एक लिमिटेशंस डिफाइन करते हैं कि भाई ये इतना एरिया है, इस एरिया के अंदर रहते हुए मुझे एक लेआउट को डिज़ाइन करना है। सिर्फ इतना एरिया है, इतना एरिया लेना है, इस एरिया के अंदर रहना है। ये जैसे सिंपल वर्ड्स में ले लें, लाइक ले लें, देखें सपोज कर लें जी ये आपके पास एक पूरी कॉलोनी है। इस कॉलोनी के अंदर आपने अपना एक घर बनाना है तो आपके पास सपोज कर लेंगे इतना एक एरिया आ गया। इस एरिया के अंदर रहते हुए ही आपने अपने पार्टीशंस करनी है, ठीक है। देखें फॉर एग्जांपल ले लें, जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल ले लें कोई 10 मरले का प्लॉट है तो आपने उस 10 मरले के प्लॉट के अंदर रहते हुए आप उसकी पार्टीशंस करेंगे। ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि आप 10 मरले के अंदर रहते हुए 10 मरले के प्लॉट में आपको 11 मरले का कोई कमरा बना दें, नॉट पॉसिबल। इसी तरह से सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में एक लिमिटेशंस, एक बाउंड्री लाइन बनानी होती है, आपको एक मार्जिन ऐसे डिफाइन करना होता है, फिर उसके अंदर रहते हुए ही आपने अपना काम करना है। बात समझ में आ रही है? ये कोई मसला नहीं, ये मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा, ये भी मैं आपको मज़ीद प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। देखें, जब भी आपको कोई भी लेआउट क्रिएट करना होता है, कोई भी वेब पेज का लेआउट बनाना होता है, उसके लिए आपको सबसे पहले बॉडी के टैग के फौरन बाद आपको एक डिव ऐसे डिफाइन करनी है, ठीक है। डिव क्या है, इसके बारे में काफी सारे बच्चों को पता है। देखें डिव क्या होती है। डिव डिव स्टैंड्स फॉर डिवीजन। डिव का जो टैग है वो आपके वेब पेज को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि एचटीएमएल इस्तेमाल किया स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो उसी स्ट्रक्चर के अंदर ही अगर आप डिफरेंट पार्टीशंस करना चाहते हैं, ये देखें मैं जैसे अभी आपको एक साइड दिखा रहा था, ये देखिए डिफरेंट पार्टीशन हुई हुई हैं। ये एक हेडर का पार्ट हुआ हुआ है, इसी तरह से ये एक पोर्शन है, इसी तरह से यहाँ पर अगर आप देखें 3 कॉलम्स है, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है और एक के पास ये कॉलम है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर आपके पास 4 कॉलम्स हैं, एक ये कॉलम है, दूसरा तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला कॉलम है। तो डिफरेंट अपने वेब पेज को डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट पार्टीशंस में डिवाइड करने के लिए हम डिव टैग को इस्तेमाल करते हैं। तो आपको देखें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ये करना है कि बॉडी टैग के फौरन बाद आप एक मेन डिव अप्लाई कर देनी है और उस मेन डिव के अंदर रहते हुए आपने जो भी अब अपनी मजीद पार्टीशंस करनी है वो आपने इस डिव टैग के अंदर करनी है। तो मैं जो तरीकेकार है वो अब आप लोगों ने फॉलो करते रहना है। देखिए मैंने एक डिव बनाई, अब इस डिव की सीएसएस के अंदर सबसे पहले मैं क्लास डिफाइन करूंगा। क्लास मैं डिफाइन कर देता हूँ जी कंटेनर के नाम से, और यहाँ पे मैं इसका इसमें 2 प्रॉपर्टीज अप्लाई करूंगा। एक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मार्जिन और इसको कर देता हूँ मैं ऑटो, के चारों तरफ खुद ही ऑटोमेटिकली अप्लाई कर दे। और मैं एक अप्लाई कर देता हूँ अपने इस कंटेनर की विड्थ, फॉर एग्जांपल लेने मैं अप्लाई कर देता हूँ लाइक ले लें फॉर एग्जांपल हम अप्लाई कर देते हैं 1200 पिक्सल्स। फ्रेश करते हैं, यहाँ पे आते हैं। फ्रेश करने से कुछ भी नहीं होगा, अभी मैंने फिल वक्त यहाँ पे क्लास बनाई। अब इस कंटेनर क्लास को हम HTML के अंदर यहाँ पे इस div के अंदर अप्लाई कर देंगे। क्लास ये मैंने कंटेनर डिफाइन कर दिया, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे अब मैं कोई भी पैराग्राफ लिखता हूँ इसके अंदर या कुछ भी डिफाइन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये आपका, देखिए ये आपकी एक बाउंड्री बन चुकी है, ठीक है। ये आपकी एक बाउंड्री बन चुकी है। देखें लेफ्ट साइड के ऊपर भी एक मार्जिन आ गया, राइट साइड के ऊपर भी एक ऑटोमेटिकली मार्जिन आ रहा है। तो अब ये एक बाउंड्री आ गई, ये वाली मेरे कर्सर के ऊपर जरा गौर कीजिएगा, ये अब आपके पास एक बाउंड्री है। अब आपने इस बाउंड्री के अंदर रहते हुए ही अपना वेब पेज बनाना है। यहाँ पर मतलब जो भी कंटेंट आएगा वो इस पोर्शन में आएगा, यहाँ पर बाहर नहीं निकलेगा, ना यहाँ पर राइट साइड के ऊपर बाहर जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को हम कहते हैं कंटेनर, कि अब आपने ये एक बाउंड्री डिफाइन कर दी है कंटेनर, और अब जो भी कंटेंट आएगा आपका सारे का सारा वो इसके अंदर ही आएगा, ठीक। आगे मूव करते हैं। अब आगे सपोज कर लें जैसे आप लोगों को पता है एक वेबसाइट में एक हेडर होता है, तो हम हेडर कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए बड़ा आसान है, मैं यहाँ पर एक डिव पुट करता हूँ और इस डिव की यहाँ पर मैं क्लास अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट हेडर। ये जो मैंने हेडर लिखा है ये मैं अपनी मर्जी से डिफाइन कर रहा हूँ, आप किसी भी नाम से क्लास डिफाइन कर सकते हैं। मैंने हेडर लिखा, अब हेडर के अंदर मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ विड्थ। सपोज कर लें हम डिफाइन कर देते हैं सेम 1200 पिक्सल्स, और यहाँ पे मैं
इसकी हाइट अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ले लें 150 पिक्सल्स और बैकग्राउंड कलर मैं अप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जांपल ले लें लाइट ब्लू। ठीक है, तो अब इस क्लास को इस डिव में अप्लाई करते हैं आके यहाँ पे क्लास हेडर। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए ये आपकी मेन डिव है, और इस मेन डिव के अंदर अगर आपने एक और डिव अप्लाई की है, इस क्लास का नाम आपने अप्लाई कर दिया है हेडर। अब देखें जरा ब्राउजर पे चेक करें, ये आपको एक हेडर बना हुआ ऐसे नजर आ रहा है। ठीक हो गया। इसके बाद आपको पता है हेडर के बाद एक मेन्यू बार होती है वेबसाइट्स में, डिफरेंट वेबसाइट्स में हेडर के बाद हम मेन्यू बार देखते हैं। देखिए मैं आपको इसमें भी दिखाता हूँ। ये देखिए आपके पास जैसे एक हेडर है, इस हेडर के बाद ये आपकी एक मेन्यू बार बनी हुई है। तो हेडर के बाद एक मेन्यू बार कैसे बनाएंगे? बड़ा आसान है। इस हेडर की डिव के बाद एक और डिव ले लें। ठीक है, इसकी पहले क्लास यहाँ पे बनाते हैं डॉट मेन्यू के नाम से। ठीक है, ये जो क्लासेस में बना रहा हूँ कंटेनर हेडर मेन्यू, ये जरूरी नहीं है कि आप इसी नाम से बनाएं, आप अपनी मर्जी से भी किसी भी नाम से बना सकते हैं। मेन्यू की मैं क्लास में अप्लाई करता हूँ विड्थ सेम 1200 पिक्सल्स। ठीक है, और यहाँ पर मैं हाइट अप्लाई कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल ले लें 40 पिक्सल्स, और बैकग्राउंड कलर में कर देता हूँ लाइक ले लें लाइट ग्रीन। ठीक है, इस क्लास को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। क्लास क्लास का नाम है मेन्यू। यहाँ से इसको रिफ्रेश करते हैं, यू विल सी कि ये आपका एक हेडर के बाद एक मेन्यू बार आ गई है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? अभी ये पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा ना, तो आप लोगों को मजीद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सब लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं, फिर आगे चलेंगे। मैं सबके कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ। जो देख रहे हैं सब ने मुझे कमेंट करना है। हाँ जी, मेन्यू दोबारा बताता हूँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैंने क्या किया है, मतलब मैंने एक कंटेनर लिया, एक बाउंड्री लाइन डिफाइन की। ये एक बाउंड्री लाइन आ गई ना, चले मैं बाउंड्री लाइन का भी एक आप लोगों को बॉर्डर लगा के दिखाता हूँ, फिर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर एक बॉर्डर ऐसे डिफाइन कर दिया 2 पिक्सल का। बॉर्डर कैसे डिफाइन करते हैं ये भी आप सीख जाएंगे। बॉर्डर की प्रॉपर्टी लगाई, इसमें 2 पिक्सल मैंने लिखा कि बॉर्डर की जो थिकनेस है वो 2 पिक्सल कर दे, और बॉर्डर का स्टाइल सॉलिड कर दिया जाए, और बॉर्डर का जो कलर है वो ब्लैक कर दिया जाए। ठीक है, ये उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ जाएगी। ये देखिए, एक मैंने एक बॉर्डर ऐसे डिफाइन किया हुआ है। इस बॉर्डर के अंदर रहते हुए, मतलब ये आपका एक बॉर्डर है, इसी बॉर्डर के अंदर रहते हुए ही आपने अब एक लेआउट बनाना है। तो उसके अंदर एक डिव है, इसके अंदर मैंने यहाँ पर रहते हुए ही एक सबसे पहले एक हेडर डिफाइन किया। मैंने यहाँ पर इसमें यहीं पे रहते हुए मैंने एक मेन्यू डिफाइन किया, और सबसे पहले आपने हेडर की क्लास आपने यहाँ पे बनाई विड्थ हाइट बैकग्राउंड कलर। इसी तरह से फिर मेन्यू की क्लास बनाई विड्थ हाइट और बैकग्राउंड कलर, और आपने इन दोनों क्लासेस को फर्स्ट वाली को फर्स्ट हेडर क्लास को फर्स्ट डिव में यहाँ पे अप्लाई कर दिया, और उसमें सेकंड में यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो ये आपके पास एक यहाँ पर ये हेडर बन गया, ये आपके पास एक मेन्यू बन गया। उसके बाद आता है यहाँ पे देखें, अब मुझे इस जगह पर पोर्शन बनाना है। यहाँ पर अब मुझे दो पोर्शंस बनाने हैं, दो यहाँ पे समझ लें कि डिव्स बनानी है।
कि एक यहाँ पर मैंने एक बड़ा बॉक्स बनाना है और यहाँ पर एक मैंने छोटा सा लाइक आप साइड बार कह सकते हैं, सर आप साइड में जैसा साइड बार होती है वो बनानी है। वो किस तरह से बनेगी ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, फिर आप लोगों को मजीद आइडिया हो जाएगा। ये देखें, जैसे कि ले लें फॉर एग्जाम्पल, हाँ ये देखें, ये देखें, ये हेडर है, हेडर के बाद ये मेन्यू, ये कंटेंट बॉक्स मतलब बड़ा वाला बॉक्स है, ये साइड बार है। देखें इस वाले एरिया की विड्थ इससे ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे गौर कीजिएगा। ये वाला एक बड़ा बॉक्स है और ये एक आपका छोटा बॉक्स है। तो इसी तरह से एक मैं एक बड़ा पोर्शन और एक मैं छोटा पोर्शन बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आएंगे वापस, और यहाँ पे मेन्यू के बाद अब हम यहाँ पर एक डिव लेते हैं एक और। इस डिव के लिए क्लास यहाँ पर अप्लाई करते हैं, हम यहाँ पे बनाते हैं जी, सपोज कर लें कंटेंट बॉक्स, और इसमें मैं विड्थ रख देता हूँ। मुझे बताएं कितनी विड्थ रखें हम यहाँ पे, आप लोगों ने बताना। नबील देखे ना, ये विड्थ वगैरह जब हम अप्लाई करेंगे, आप लोग विड्थ लिखेंगे, फाइल सेव करेंगे, ब्राउजर पे प्रीव्यू लेंगे तो आपको रिजल्ट नजर आएगा। आपको कम लग रहा होगा तो आप उसकी विड्थ को बढ़ा देंगे, आपको ज्यादा लग रही होगी तो आप विड्थ को कम कर देंगे। अब चूंकि मुझे तो एक आइडिया है ना कि कितनी कितनी विड्थ होती है किस किस चीज की, इस वजह से मैं खुद से पुट करते जा रहा हूँ 1200 पिक्सल, 40 पिक्सल वगैरह वगैरह। तो ये जब आप कुछ लेआउट्स बना लेंगे ना, तो आपको खुद ही आहिस्ता आहिस्ता आइडिया आइडिया होता चला जाएगा कि किस तरह से किस किस चीज़ की कैसे कैसे विड्थ आपने, या कैसे कैसे किस किस चीज़ की आपने हाइट डिफाइन करनी है। हाँ चलें, 800 पिक्सल हम डिफाइन करते हैं। चले जी, आप लोगों की मानते हैं। हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया 800 पिक्सल्स, और हमने हाइट डिफाइन कर लेते हैं हम इसकी, फॉर एग्जांपल ले लें 500 पिक्सल्स, और बैकग्राउंड कलर हम इसका अप्लाई कर देते हैं फॉर एग्जांपल लाइट ब्लू। ठीक है, ये मैंने ऐसे अप्लाई कर दिया, क्लास बना ली। अब इस क्लास को सिंपली अप्लाई करते हैं HTML में, इस div में जाके हमने लिखेंगे क्लास, और क्लास का नाम लिख दिया कंटेंट बॉक्स। अच्छा, ये रिफ्रेश करते हैं ब्राउजर पे, यू विल सी, ये देखें, ये जो बॉर्डर आपको नजर आ रहा है ब्लैक कलर का, ये बॉर्डर आपका कंटेनर है जिसके अंदर रहते हुए ही आप अपना जो है वो कंटेंट ऐड करते जा रहे हैं, पार्टीशंस करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये आपके पास आ गया है लेफ्ट साइड के ऊपर एक कंटेंट बॉक्स। अब राइट साइड के ऊपर जो ये एरिया है इसको बनाते हैं, जरा गौर कीजिएगा। यहाँ पे आके एक और डिव लेते हैं, HTML में अपने डिव बनाई, उसके बाद CSS में जाके उसकी क्लास बनाएंगे। क्लास हम लेते हैं फॉर एग्जांपल साइड बार के नाम से। अच्छा जी, अब मुझे बताएं कि अब क्या आएगी यहाँ पे। अब हम कितनी विड्थ डिफाइन करेंगे जी, साइड बार की विड्थ कितनी होनी चाहिए, आपको कोई बता सकता है? हाँ जी, यस, देखे ना, आपका जो मेन कंटेनर है, जो आपका मेन टोटल एरिया है, ये जो एक टोटल बॉक्स है, इस बॉक्स की जो विड्थ है वो है आपके पास 1200 पिक्सल। 1200 पिक्सल में से 800 आपने इस एरिया को दे दिया, तो बाकी कितनी बची आपकी 400 पिक्सल। तो साइड बार की आएगी आपके पास 400 पिक्सल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं और विड्थ हम पुट करते हैं यहाँ पे 400 पिक्सल्स। हाइट आप सेव डिफाइन कर लेते हैं 500 पिक्सल्स, और इसी तरह से बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं अपना। फॉर एग्जांपल लेने जी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, लाइक ले लें लाइट ग्रीन अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ए, तो ये थोड़ा सा चेंज करते हैं, चले हम यहाँ पे कर देते हैं जी ऑरेंज, ऑरेंज कलर। तो इस क्लास को CSS में अप्लाई करते हैं। अब आगे मैंने लिखा क्लास, क्लास का नाम लिखा साइड बार। अब जरा गौर करना है सब लोगों ने, फुल फोकस, रिफ्रेश, हाँ जी, ये देखिए यहाँ पे आ गया। उसके सामने नहीं आया, नीचे चला गया। इसकी क्या रीजन है, कोई मुझे बता सकता है?
जी। ये इसके सामने क्यों नहीं आया, ये नीचे क्यों आ गया, इसकी क्या रीजन हो सकती है? मैं बताता हूँ आपको। देखें, बहुत सिंपल सी बात है कि जब भी हम HTML के अंदर div अप्लाई करते हैं ना, तो वो div जो है वो टोटल एरिया कवर करती है। मिसाल के तौर पे देखें, हालांकि अब इस ये जो साइड बार की div मैंने बनाई है, इस div की जो विड्थ है वो बेशक 400 पिक्सल है, लेकिन वो ये तमाम एरिया कवर कर रही है। मतलब यहाँ पे अभी किसी चीज को नहीं आने दी। जैसे कि यहाँ पे देखें, ये 800 पिक्सल की आपकी डिव है ये वाली, लेकिन इसने यहाँ पर इसको एडजस्ट नहीं होने दिया, क्योंकि ये जब भी हम डिव लगाते हैं वो टोटल एरिया कवर कर लेती है। ठीक है। तो इसका सोल्यूशन अब ये है हमारे पास, एक प्रॉपर्टी होती है CSS की, दैट इज कार्ड फ्लोट। ठीक है, तो अब हम जाएंगे CSS की फाइल में। यहाँ पर जाके जो ये जो कंटेंट बॉक्स है, ये लेफ्ट वाला, ये हमारे पास जो कंटेंट बॉक्स है, इस पर हम एक प्रॉपर्टी लगा देंगे यहाँ पे कि भाई इसको कर दो फ्लोट लेफ्ट साइड पे। ये जो साइड बार है ये ऑरेंज वाली, इसको हमने चूंकि राइट पे यहाँ पर लेकर आना है, तो इसके अंदर हम प्रॉपर्टी पुट कर देंगे कि भाई साहब इसको कर दो फ्लोट राइट साइड के ऊपर। ठीक है, फ्लोट की दो वैल्यूज होती हैं, ये याद रखनी है सबने, या तो लेफ्ट होती है या फ्लोट राइट होती है, फ्लोट सेंटर नहीं होती। अक्सर बच्चे ये पुट तजर्बे कर रहे होते हैं, ठीक है ना, कुछ ना कुछ याद करने के चक्कर में होते हैं, लेकिन फिर फेल हो जाते हैं। तो फ्लोट हमेशा या तो लेफ्ट होगा या फिर आप लोगों का राइट होता है। तो कंटेंट बॉक्स को हमने कर दिया फ्लोट लेफ्ट, साइड बार को कर दिया फ्लोट राइट। अब हम जरा अगर इसको रीलोड करें, रिफ्रेश करें, तो यू विल सी कि ये आपका अब राइट साइड के ऊपर चला गया। मैं मार्जिन खत्म कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कंटेनर का मैंने सॉरी बॉर्डर खत्म कर दिया। ठीक है, तो ये अगर आप और करें तो ये देखें, ये आपका कंटेंट बॉक्स जो है वो लेफ्ट के ऊपर आ गया, और आपका जो साइड बार है वो आपके पास राइट साइड के ऊपर आ रही है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया है? समझ में आ गया यहाँ तक आप लोगों को? फिर मुझे बताएं, फिर हम आखिरी वाला यहाँ पे जो फुटर होता है अक्सर वेबसाइट्स में आप देखते हैं, फुटर होता है, शायद मेरे ख्याल से मैंने अपनी साइट में बनाया कि नहीं, इसमें नहीं बनाया हुआ मैंने, और आपको दिखा देता हूँ। और मैंने काफ़ी सारी साइट्स में फुटर ऐड किया हुआ है, ये देखें, जैसे कि ये फुटर है आपके पास, जैसे ये लिखा हुआ है कॉपीराइट वगैरह, ये तमाम आपका मोस्टली फुटर में पुट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया? तो मुझे बताएं, फिर हम आगे चलेंगे। नहीं कामरान, फ्लोट ना तो टॉप होता है ना बॉटम होता है, फ्लोट सिर्फ दो होती हैं चीजें, उसकी दो वैल्यूज होती हैं, या तो लेफ्ट होगा या फिर राइट होगा। बॉर्डर जो है वो फ्लोट की वजह से ना उसके ऊपर आ गया, तो वो मसला नहीं है, अभी उसको भी हम इग्नोर करेंगे। बॉर्डर आगे आगे जाके आप लोगों को मैं डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा, बॉर्डर बॉर्डर की टाइप्स बताऊंगा, जैसे सॉलिड लिखी थी मैंने, और भी काफी सारी टाइप्स होती हैं, तो वो हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलें आगे आएंगे। अब हम फुटर की बारी आती है, फुटर बनाते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड अपने बॉटम के ऊपर। तो HTML में वापस आएंगे, यहाँ पर आके अब हमने यहाँ पे लिखा जी div, और इस div के लिए क्लास यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्लास लेते हैं एक फुटर के नाम से, और इसमें हम लिखते हैं विड्थ। अच्छा, अब फुटर को मैंने चूंकि यहाँ पर इसको फुल विड्थ पे करना है, फुल विड्थ पर, तो फुटर की विड्थ कितनी अप्लाई होगी? कमेंट में कोई बता सकता है मुझे कि फुटर की अब हम विड्थ, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको फुल विड्थ का रखना है फुटर को, तो फुटर की विड्थ यहाँ पर क्या आएगी? जी।
गुड। 1200 पिक्सल, क्योंकि मेरा कंटेनर जो है वो टोटली 1200 पिक्सल का है। तो अगर आप फुल विड्थ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको 1200 पिक्सल्स ही डिफाइन करने होंगे। कि उसके बाद हम हाइट इसकी डिफाइन कर देते हैं लाइक 30 पिक्सल्स। उसके बाद हम यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर पुट कर देते हैं जी पर्पल। ठीक है, बैकग्राउंड कलर मैंने पुट कर दिया है पर्पल। और उसके बाद अब मैं इस क्लास को यहाँ पे पुट करता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा क्लास और यहाँ पे लिखा मैंने फुटर। यहाँ से इसको रिफ्रेश किया तो यू विल सी नथिंग। देखिए आपको यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। इसकी क्या रीज़न है, कोई बता सकता है? फुटर कहाँ गया? हालांकि सब कुछ ठीक किया है। ये देखें, वापस आके देखें, फोटो की क्लास बनाई, विड्थ लिखी, 1200 पिक्सल हाइट डिफाइन की, बैकग्राउंड कलर भी पुट कर दिया और HTML में इस क्लास को अप्लाई भी कर दिया। बट ब्राउजर के ऊपर आपको कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा। ये देखें, फुटर आपको नज़र नहीं आ रहा। कहाँ गया फुटर? जी हाँ जी, किसी को कोई आइडिया नहीं है? नहीं, कंटेनर की हाइट का कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ जी, और कोई? कंटेनर की तो लिमिट ही नहीं है भाई। कंटेनर की विड्थ तो 1200 पिक्सल है, वो तो बिल्कुल ठीक दे दिया हमने। कंटेनर की तो हमने हाइट डिफाइन ही नहीं की है। कंटेनर की आपने हाइट बिल्कुल डिफाइन नहीं करनी होती। नहीं, हमने बाकी बॉक्सेस में तो कोई कंटेंट ऐड नहीं किया, वो तो शोर है। हाँ जी अब्दुल रशीद साहब, थोड़ा दिमाग लगाएं यार सब लोग। कहाँ गया? चले मैं अब आप लोगों को दिखाता हूँ कि वेयर इज फुटर। साइड बार मैं ज़रा ख़त्म करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है? फिल वक्त मैं साइड बार यहाँ से ख़त्म करके आपको दिखाता हूँ फुटर कहाँ पर मौजूद है। और करना है सबने। हाँ जी, किधर है फुटर? नज़र आ रहा है सबको? कहाँ पर गया फुटर? देखें, ये बड़ी एक सिंपल सी बात है, या एक समझ लें कि सीएसएस का एक रूल है कि जब भी किसी एलिमेंट के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, अगर हम किसी के ऊपर भी, अगर हम किसी एलिमेंट के ऊपर जब हम फ्लोट अप्लाई करते हैं, जैसे कि भी आपने देखा है कि आपने हेड कंटेंट बॉक्स के ऊपर भी और साइड बार के ऊपर भी आपने फ्लोट अप्लाई किया था। तो उसकी वजह से जो आपका फुटर है उसके ऊपर भी फ्लोट का इफेक्ट हुआ। मतलब सिंपल वर्ड्स में रूल क्या है कि CSS में जब भी आप किसी एलिमेंट के ऊपर फ्लोट अप्लाई करेंगे तो उस एलिमेंट से नीचे वाला जो एलिमेंट होगा या जो नीचे वाली डिव होगी उसके ऊपर भी फ्लोट इफेक्ट कर जाएगा। मतलब अगर ऊपर वाले एक एलिमेंट के ऊपर अगर आपने फ्लोट अप्लाई कर दिया है तो उस फ्लोट का इफेक्ट नीचे वाले एलिमेंट के ऊपर भी होगा। तो बेसिकली हो ये रहा है यहाँ पे कि जैसे आपने कंटेंट बॉक्स में अप्लाई किया था फ्लोट, तो उसका इफेक्ट जो है नीचे आपके फुटर के ऊपर भी अप्लाई हुआ और वो भी आपके पास इकट्ठा चला गया। ठीक है, मतलब कि सिंपल सा ये हुआ
कि जैसे ही आपने कंटेंट बॉक्स पे फ्लोट अप्लाई किया तो आपके फुटर के ऊपर भी इफेक्ट हुआ और वो फुटर आपका ऊपर चला गया उसके साथ, मतलब अब इसका बकाया हिस्सा इस बॉक्स के पीछे छुपा हुआ है आपके। ठीक है। तो कहने का सिंपल मकसद ये है कि फ्लोट की वजह से आप जो है मुख्तलिफ डिव्स को आप आमने सामने एक साथ कर सकते हो। तो उसकी वजह से आपका ये जो फुटर है उसके ऊपर भी फ्लोट का इफेक्ट हो रहा है। ठीक है। तो अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट ये करना है कि इस फुटर से फ्लोट का जो इफेक्ट है उसको खत्म करना है, क्योंकि हमने इसको नीचे लेके आना है। फुटर की क्लास में जाएंगे और यहाँ पर जाके एक प्रॉपर्टी ऐड करेंगे दैट इज क्लियर। क्लियर कर दो बोथ साइड से। ठीक है। आपने क्लियर की वैल्यू लिखनी है बोथ। तो अब ये आपका लेफ्ट साइड से भी फ्लोट खत्म कर देगा फुटर के ऊपर, राइट साइड का भी फ्लोट खत्म कर देगा। देखें यहां से हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो फुटर है वो वापस बॉटम के ऊपर आ चुका है। ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया। मतलब सिंपल वर्ड्स में किसी भी एलिमेंट के ऊपर से फ्लोट का इफेक्ट खत्म करना हो तो आपने यही क्लास अप्लाई करनी है, क्लियर बोथ, दैट्स इट। हाँ जी, क्लियर हो गया जी सबको। चलें ठीक है, जबरदस्त हो गया। हाँ मैं बताता हूँ, कोई मसला नहीं है कि इसमें हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसके अंदर का कंटेंट हम कैसे लिखेंगे, ये मैं भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। बड़ा आसान सा है, बहुत सिंपल सी बात है। देखें HTML के अंदर ही ये देखिए, सपोज करने अगर मैं इस कंटेंट बॉक्स के अंदर कुछ लिखना चाहता हूँ। अच्छा एक एक चीज़ और देखते हैं, फिर हम इसके अंदर कुछ लिखते हैं। ठीक है। एक छोटी सी चीज़ और बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको इन बॉक्सेस में कुछ लिख के दिखाता हूँ। ठीक है। ओके चलें, ये देखें, ये एक मेन्यू है आपके सामने ग्रीन कलर में, लाइट ग्रीन कलर में। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इस ग्रीन कलर का जो ये मेन्यू है इसके नीचे थोड़ा सा फासला आना चाहिए, मतलब थोड़ा सा थोड़ी सी स्पेस हो, और उसके बाद फिर ये कंटेंट बॉक्स और साइड बार आपको फिर नजर आए। मतलब इन दोनों में थोड़ा सा मैं गैप देना चाहता हूँ। मतलब कि ये जो आपका मेन्यू है इसके नीचे थोड़ा सा मैं गैप देना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, कोई मुझे बताएगा? जी, कैसे आ सकता है? ठीक है, मार्जिन से गुड। तो हम जाएंगे अपनी इस CSS में जो हमारे पास क्लास है मेन्यू की, ये इसमें जाएंगे, यहाँ पे जाके सिंपल, क्योंकि मैंने सिंपल मार्जिन के ऊपर बॉटम देना, ब्रेक नहीं लगाएंगे, हम इस बार ब्रेक वाला काम नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने मार्जिन देना है तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे जी, मार्जिन कर दो बॉटम के ऊपर, सपोज कर लें 10 पिक्सल का। ठीक है। देखिए मैंने मेन्यू में अप्लाई किया है, मार्जिन डिफाइन कर दो बॉटम पर 10 पिक्सल का। तो यू विल सी कि आपके पास ये देखें, इस मेन्यू के नीचे बॉटम के ऊपर 10 पिक्सल का मार्जिन आ चुका है। ठीक है। ब्रेक टैग नहीं लगाएंगे मारिया, ब्रेक टैग हम जो है वो कोशिश करते हैं कि ब्रेक टैग अगर आपने टेक्स्ट वगैरह लिखा हो तो टेक्स्ट में अगर आपने ब्रेक्स लगानी हो, लाइन सेपरेट करनी हो तो उसमें आप ब्रेक लगाते हैं। डिव्स के लिए आप मार्जिन ही अप्लाई करते हैं। ओके तो अच्छा, अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, अब मैं अगर इन दोनों में, ये जो कंटेंट बॉक्स है लाइट ब्लू में और ऑरेंज कलर का जो साइड बार है, इन दोनों में अगर मुझे स्पेस देनी हो
तो अब क्या करेंगे, कोई बता सकता है? इन दोनों में अब क्या अप्लाई करेंगे? इन दोनों में अगर मुझे स्पेस देनी है तो हम क्या करेंगे? जी। पैडिंग तो नहीं देंगे ना, देखें पैडिंग अगर हम देंगे तो पैडिंग तो वो आपका इंटरनल होता है ना। इनके बाहर तो स्पेस नहीं आएगी पैडिंग से। चलें मार्जिन अप्लाई करते हैं। देखें जैसे देखें हमने यहाँ पर इस पे मेन्यू में बॉटम के ऊपर मार्जिन देना था तो मैंने लिखा था मार्जिन बॉटम। और अगर मैं सपोज करने कंटेंट बॉक्स पर और इन दोनों के दरम्यान में मार्जिन देना चाह रहा हूँ तो या तो मैं कंटेंट बॉक्स का मार्जिन राइट लगा दूंगा, ठीक है, या फिर मैं इस कंटेंट साइड बार का मार्जिन लेफ्ट लगा दूंगा। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। चलें ठीक है, उमर साहब कह रहे हैं कंटेंट बॉक्स में मार्जिन राइट करें। चलें कंटेंट बॉक्स में आते हैं और यहाँ पर आके मार्जिन राइट डिफाइन करते हैं 10 पिक्सल्स का। ठीक है, तो ये देखें क्या होने वाला है, सब गड़बड़ हो जाएगी। ये देखें, हाँ जी। ये बता सकते हैं इसकी रीज़न क्या है, नीचे क्यों चला गया? जी। देखिए यार, कॉमन सेंस की बात है यहाँ पे। आपके कंटेनर की जो विड्थ थी वो थी 1200 पिक्सल, राइट? 1200 पिक्सल में से 800 आपने इस कंटेंट बॉक्स को दे दिया और 400 आपने इस साइड बार को दे दिया। तो 800 प्लस 400 कितने हो गए? 1200 पिक्सल्स हो गए। तो बीच में स्पेस देने के लिए अगर आप मार्जिन अप्लाई कर देंगे तो वो तो जगह ही नहीं बनती। क्योंकि देखिए ना, एक आपके कंटेंट आपके कंटेनर की विड्थ है 1200 पिक्सल, उसमें से आप कंटेंट बॉक्स को 800 दे चुके हैं, 400 आप इसको दे चुके हैं, तो टोटल हो गया आपका 1200। तो बीच में स्पेस तो बनती ही नहीं है, बीच में तो स्पेस पॉसिबल ही नहीं है, आ ही नहीं सकती। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए उसके लिए आपने जो है मार्जिन अप्लाई नहीं करना, इन दोनों में से किसी एक की विड्थ को थोड़ा सा कम कर दें। ठीक है, ये देखिए मैं सपोज कर ले कंटेंट बॉक्स की विड्थ को 790 कर देता हूँ, 800 से मैं 790 कर देता हूँ, मतलब 10 पिक्सल मैंने माइनस कर दिया। रिफ्रेश करते हैं, वी विल सी इन दोनों में स्पेस आ चुकी है। ठीक है, या तो साइड बार की थोड़ी सी विड्थ कम कर दें 10 पिक्सल, या तो कंटेंट बॉक्स की थोड़ी सी विड्थ कम कर दें। हाँ जी, क्लियर है। हाँ बिल्कुल, विड्थ जो थी उसकी लिमिट से इंक्रीज हो गई। जी क्लियर हो गया है। चलें इसमें कंटेंट ऐड करते हैं, हम एचटीएमएल में आते हैं और यहाँ पे आके कंटेंट बॉक्स के अंदर यहाँ पे सपोज कर लें, देखें मुझे यहाँ पे सपोज करना है इस वाले कंटेंट बॉक्स में कुछ ऐड करना है। तो मैं सिंपल यहाँ पे आऊँगा, कंटेंट बॉक्स की डिफ के अंदर आऊँगा, यहाँ पे दरमियान में। यहाँ पर आके सपोज के लिए मुझे पैराग्राफ बनाना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा पी और यहाँ पे एक पैराग्राफ बना दिया। एक हेडिंग बनानी है तो यहीं पर आके H1 हेडिंग ली और यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल लर्निंग CSS। कोई देखे, फाइल सेव की, रिफ्रेश करते हैं। हाँ जी, ये देखिए इस आपकी कंटेंट बॉक्स के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये देखिए मैंने इस कंटेंट बॉक्स के डिव के अंदर, मैंने इस कंटेंट बॉक्स के डिव के अंदर ही एक लिया हेडिंग और एक मैंने पैराग्राफ लिया। तो ये आप देखिए इस कंटेंट बॉक्स के अंदर ही लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। जी क्लियर हो गया।
इसी तरह साइड बार में अगर आप कुछ लिखना चाहें तो वो भी आसान सा है। साइड बार में जाएंगे यहाँ पे और आप जाके यहाँ पे लिखेंगे सिंपल। सपोज के लिए पैराग्राफ अगर मैं बनाना चाहता हूँ साइड बार में, तो मैंने कभी पैराग्राफ लिखा, रिफ्रेश कहते हैं तो यू विल सी कि आपके पास यहाँ पर भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं फुटर में अपना कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, लाइक जैसे मैं फुटर में आके यहाँ पे लिखता हूँ इसमें लाइक कॉपीराइट का साइन बनाने के लिए आपको एक एंटिटी यूज करनी होती है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपने कॉपीराइट का साइन, अगर अक्सर आप लोगों ने देखा होगा सी के ऊपर एक सर्कल सा बना होता है, तो उसके लिए कैसे करते हैं, वो आसान सा है, एंड कॉपी। ये एक एंटिटी है। ये कॉपीराइट का साइन बनाने के लिए हम ये चीज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एंड का साइन लगाते हैं और कॉपी सेमीकोलन लगा देते हैं, इससे आपका कॉपीराइट का साइन बन जाएगा। और आप सपोज करने में लिखता हूँ 2020, सॉरी डिफाइन कर देता हूँ 2020, और आगे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल जैसे एक्सरसाइज पे लिखा होता है ऑल राइट्स रिजर्व। ठीक है, फाइल सेव। हाँ, तेमीने का क्वेश्चन है कि सर ये जो हमने लेफ्ट साइड के ऊपर ये जो पैराग्राफ लिखा है, इसको यहाँ से स्पेस कैसे देनी है लेफ्ट साइड से। तो ये आप पैडिंग अप्लाई करके इसमें स्पेस दे सकते हैं। ठीक है, इसमें आप पैडिंग अप्लाई, क्योंकि इंटरनल बाउंड्री तो इस बॉक्स की पैडिंग होगी ना, तो यहाँ पर आप पैडिंग डिफाइन करेंगे तो इस खुद ब खुद स्पेस आ जाएगी। ये खुद से ट्राई कीजिएगा। बस लेक्चर खत्म होने वाला है, समझ ले खत्म ही हो गया, ये आखिरी चीज देख रहे हैं हम लोग। तो कॉपीराइट हमने लिखा 2020 ऑल राइट्स रिजर्व। और अब अगर हम ज़रा यहाँ से चेक करें तो आप देख सकते हैं ये आपको बॉटम पे ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है कॉपीराइट। अच्छा, अब मैं इसको अगर सपोज कर लें लाइक मैं चाहता हूँ जी ये जो लिखा हुआ है कॉपीराइट वगैरह, ये अगर मैं इसको सेंटर में लेकर आना चाहता हूँ, तो सेंटर में लाने के लिए मैं सी से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर वक्त सेंटर में लाने के लिए फुटर की क्लास में जाऊँगा। यहाँ पे फुटर की क्लास में मैं यहाँ पे लिख दूंगा वही टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ये देखें आपका सेंटर में आ जाएगा। ये देखें सेंटर में आ चुका है। अच्छा, अब मैं इसका कलर अगर चेंज करना चाहूँ तो मुझे क्या लिखना है, ये कौन बताएगा मुझे, जल्दी से बता दें। हाँ जी, मुझे इसका वाइट कलर करना है इस टेक्स्ट का। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे कहाँ पे जाके क्या लिखूंगा मैं। हाँ, मैं लिखूंगा यहाँ पे सिंपल कलर वाइट, ऐसे डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, कलर में मैंने लिख दिया वाइट। रिफ्रेश करते हैं तो यू विल सी कि ये आपका जो कलर है वाइट हो गया और टेक्स्ट आपका सेंटर में भी आ चुका है। ठीक है, तो ये था सारा एक लेआउट हम कैसे बनाते हैं। टॉपिक आज का हमारा क्लोज है। और कल जो मंडे वाले दिन इंशाल्लाह आप लोगों ने फाइवर को हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आपने इस वीकेंड के ऊपर फुल प्रैक्टिस करनी है इस टॉपिक की जो मैंने आज आप लोगों को करवाया है। मैं आप लोगों को एक लेआउट की एक फ़ोटो भी सेंड करूंगा। आपको एज अ असाइनमेंट सेम उसी तरह का एक लेआउट बनाना होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह बाकायदा जो फ्रीलांसिंग है उसका आगाज़ हम इंशाल्लाह फाइवर पे अकाउंट कैसे बनाएंगे, गिग कैसे बनाएंगे, मज़ीद डिटेल्स उसकी जो भी है वो इंशाल्लाह हम मंडे से स्टार्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल, फ़ॉन्ट भी इसी तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आप फ़ॉन्ट साइज पुट करें और वो फ़ॉन्ट पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया है। अब मैं आप में से दो तीन लोगों को लाइव लूंगा अपने साथ और उसके बाद फिर हम लेक्चर क्लोज कर देंगे। ठीक है, सिर्फ हम लोग 5 से 10 मिनट के लिए हम लाइव होंगे। 5 मिनट के लिए चलिए कर लेते हैं, 5 मिनट के लिए हम लोग लाइव होंगे आप लोगों के साथ और उसके बाद फिर हम क्लोज कर देंगे। जी मुदस्सिर उमर, वर्टिकली अलाइन करने के लिए ना मैं चलिए बता देता हूँ।
वर्टिकली अलाइन करने के लिए ना हम एक पुट करते हैं लाइन हाइट की प्रॉपर्टी। लाइन हाइट में आपने वही वैल्यू पुट करनी होती है जो आपके उस बॉक्स की टोटल हाइट होती है। देखिए इस बॉक्स की टोटल हाइट हमारे पास है 30 पिक्सल, तो लाइन हाइट में भी आपने पुट कर देना है 30 पिक्सल। तो आपके इस टेक्स्ट को वो बिल्कुल वर्टिकली भी मिडल में कर देगा। देखिए रिफ्रेश करते हैं, यू कैन सी कि आपका जो टेक्स्ट है वो वर्टिकली भी मिडल में आ चुका है। चलें, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर इनविटेशन लिंक आपको नज़र आ रहा है। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ। ये देखिए ये आ रहा है आपके पास। तो जिसने जो है वो मेरे साथ लाइव आना है और आज जो कुछ भी पढ़ा है सुबह, अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं, कोई डिस्कशन है, तो वो आप लोग कर सकते हैं। ये मैं लिंक आप लोगों को जो है वो कमेंट सेक्शन में भी पेश कर रहा हूँ। सिर्फ हम 5 मिनट डिस्कशन करेंगे, फिर हम क्लोज करेंगे। ठीक है, streamyard.com/। KZN VTXDNP3, ये मैंने आप लोगों को कमेंट में भी ऐड कर दिया। मारिया आजम, आप ऐसे कीजिएगा कि आपने गूगल क्लासरूम का जो भी ईमेल चेंज करना है ना, वो मुझे इनबॉक्स पे मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको वहाँ से इनवाइट कर लूँगा और जो आपका प्रीवियस वन है वो हम रिमूव कर देंगे। हाँ जी, कौन कौन आ रहा है? सोर्स फाइल मैं भी शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। अभी जैसे हम क्लोज करेंगे फौरन मैं आप लोगों को सोर्स फाइल फौरन से आप लोगों को गूगल क्लासरूम में शेयर कर दूंगा। चलें, कौन आ रहा है लाइव मेरे साथ? डिस्कशन करते हैं 5 मिनट के लिए, फिर हम क्लोज करेंगे। ये लिंक आपने ओपन करना है, सिंपल। सोर्स फाइल को मैं जिप करने का तरीका बता बता देता हूँ। ये देखें, जैसे कि आपके पास ये एक फोल्डर था, ठीक है। ये फोल्डर है आपके पास। इस फोल्डर को अगर आपने जिप करना है, ठीक है, जिप करने का तरीका अगर बहुत आसान है। ये देखें, राइट क्लिक करें, उसके साथ ही साइड के ऊपर राइट क्लिक करें, न्यू फोल्डर, न्यू में जाए और यहाँ पे देखें नीचे एंड पे लिखा हुआ है कंप्रेस्ड जिप फोल्डर। इस पर क्लिक कर दें, कंप्रेस्ड जिप फोल्डर एक बना देगा। आपने अब इस अपने इस मेन फोल्डर को ऐसे उठा के इस फोल्डर में इस तरह से यहाँ पर इसको ऐसे पेस्ट कर देना या ड्रॉप कर देना, ठीक है। तो ये अब आपका जो ये फोल्डर था ये कंप्रेस हो चुका है और ये कंप्रेस फोल्डर बन गया। इसको रीनेम कर दें और फिर सिंपल सा सेंड कर दें, ठीक है। ये एक तो ये तरीकाकार है। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप सिंपली फोल्डर के ऊपर, या अगर आप सिंपल फोल्डर को नहीं कुछ फाइल्स को करना चाहते हैं, तो आप फाइल को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें। ये आपको एक लिखा हुआ नजर आ रहा है 7-zip। ये 7-zip आपको तभी लिखा हुआ नजर आएगा जब आपने 7-zip के नाम से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा। ये बहुत आसान सा है, गूगल पर जाएं, सर्च करें 7-zip और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें और इंस्टॉल कर लें। ऑटोमेटिकली आपके इस मेन्यू के अंदर 7-zip का ऑप्शन खुद ब खुद आ जाएगा। तो अब आप फाइल्स को जिप करना चाहते हैं, फाइल को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, 7-zip के ऊपर जाएं और यहाँ से ये लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है ऐड टू, फोल्डर का नाम आ रहा है और साथ में डॉट जिप एक्सटेंशन आ रही है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये खुद ब खुद आपको जो है वो जिप फाइल आपकी क्रिएट करके दे देगी। ठीक है, ये तरीक़ेकार है। 2 तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिए हैं, जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। अच्छा जी, मेरे साथ मोहम्मद रमीज़ हैं। चलिए, हाँ जी, रमीज़ आपको आवाज़ आ रही है मेरी?
जी सर, आ रही है। हाँ जी, कोई हेलो। क्वेश्चंस हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं अभी आप, कोई डिस्कशन करना चाहें। जी रमीज। मेरे ख्याल से रमीज के पास थोड़ा सा इशू है शायद। हाँ जी। यार और कौन आ रहा है मेरे पास, जल्दी से आ जाएं यार लाइव मेरे साथ। 5 मिनट की डिस्कशन करते हैं। कोई क्वेश्चंस हैं या आप लोगों का कोर्स किस तरह से जा रहा है, कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है आप लोगों का अब तक? जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है? अभी तक का कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है, अभी तक के टॉपिक्स का, ये डिस्कशन करनी है, सिंपल। इधर। अच्छा, फैसल भी हमारे साथ हैं, फैसल को भी ऐड करते हैं। हाँ शश के जी, मार देते हैं। आवाज आ रही है सबको? रमीज, आपको मेरी आवाज आ रही है? और फैसल, आपको भी आवाज आ रही है क्या मेरी? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। चलें फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बताएं अपना एक्सपीरियंस कैसे चल रहा है अभी तक का। सर अभी तक तो जी सर, आ रही है आवाज़। सर एक चीज़ क्लियर करनी थी। जी जी। सर अगर हम मल्टीपल पेजेस यूज़ करते हैं, जैसे हमने पर्सनल रिज्यूमे बनाई थी साइट वाली, तो उसमें अबाउट रमीज, आपको मेरी आवाज आ रही है? और फैसल, आपको भी आवाज आ आ रही रही है। है? जी जी, आ रही है आवाज़। स्टार्ट करते हैं। बताएं अपना एक्सपीरियंस कैसे चल रहा सर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और सर रिपीट हो रही है आवाज़। है। ये बात कौन कर रहा है मुझसे, फैसल बात कर रहे हैं या रमीज बात कर रहे हैं? फैसल सर, फैसल। अच्छा, मैं रमीज का माइक म्यूट कर देता हूँ फिर। चलें अब बोले। हाँ जी, अब बोलिएगा। जी आ रही है आवाज़। सर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ये बात कौन कर रहा है मुझसे, फैसल बात कर रहे हैं या रमीज बात कर रहे हैं? अच्छा, मैं रमीज का माइक म्यूट करता हूँ। चलें अब बोले। हाँ, सर ये पूछना था मैंने कि अगर हम मल्टीपल पेजेस यूज़ कर रहे हैं, तो उनके अंदर हमने स्टाइल वगैरह देना है, तो हम सिंगल शीट यूज़ करेंगे सीएसएस की, या मल्टीपल शीट्स बनानी पड़ेंगी हमें हर पेज के लिए? नहीं, जैसे मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेन किया था कि अगर आप मल्टीपल पेजेस की कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें आप एक सिंगल ही सीएसएस को फाइल बना सकते हैं उसमें, ठीक है। मतलब एक ही फाइल बना के आप मल्टीपल पेजेस में अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। मल्टीपल पेजेस यूज़ कर रहे हैं, तो उनके अंदर हमने स्टाइल वगैरह देना है, तो उसके लिए हमें सीएसएस की या मल्टीपल शीट्स बनानी पड़ेंगी? हाँ जी, क्लियर हो गया? नहीं, जैसे मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेन किया था कि जी सर, अगर आप क्लियर हो गया। मल्टीपल पेजेस की वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें आप एक सिंपल क्या कोई स्पीकर यूज कर रहे हैं? क्या स्पीकर अगर यूज कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से इस वजह से नहीं ये नहीं आवाज सर, आपको रिपीट हो रही है। हैंड फ्री यूज़ कर रहे हैं। वो मुझे लगता है लाइव चल रही थी ना वीडियो, उसको मैंने स्टॉप कर दिया, मीन कि उसकी उसको म्यूट किया, तो अब आवाज़ क्लियर आ रही हाँ है। हाँ, चलें चलें, ठीक हो गया, ठीक हो गया।
हाँ जी, और ये मेरे पास मेरे ख्याल से शायद सदफ हैं। ठीक है जी। रमीज, कोई क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन ये एसटीएफ के नाम से कौन है, मुझे कोई बताएगा? आपको अस्सलाम आवाज आ रही है? वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। हाँ जी, कोई क्वेश्चन? क्या अभी तक कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है? जितनी भी क्लासेस सर हुई मैं हैं तो कुछ अपना सीखने को मिल एक्सपीरियंस रहा है? शेयर करने के लिए जो है वो मेरी लाइव आवाज आई हूँ। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है। मेरी आवाज भी मतलब मैंने 2-3 जगह पे मैंने इस तरह से ऑनलाइन ट्राई किया। ये जो है वो टैप्टा करवाता है, वहाँ से किया, लेकिन मुझे मेरी सबसे अच्छी लर्निंग यहाँ से है। अ, कुछ चीज़ें मुझे आती थी और बहुत सारी नहीं आती थी। तो और ये फ्रीलांसिंग वगैरह नहीं मुझे पता था और ऑनलाइन वर्क नहीं पता था। जो आता था उसको भी मैं यूटिलाइज़ नहीं कर सकती थी। तो इसलिए मैंने इस कोर्स को ज्वाइन किया और जब से मैंने किया है तो मुझे लग रहा है कि ये मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है और मुझे अच्छी जो है वो ये देगा, आउटपुट देगा। हाँ, इंशाल्लाह। इस पे बस बस थोड़ी सी जो चीज़ मैं बार बार आप लोगों को रिपीट करता ना, वो यही होता है कि आप लोग बस अपनी असाइनमेंट्स टाइम के ऊपर करते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। ये क्योंकि ये जो प्रोग्रामिंग जो फील्ड है ना, ये टोटली प्रैक्टिस करने से ही समझ में आती है और इसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो चलें, बहुत अच्छी बात थैंक है। यू सर। एक्सपीरियंस आपका अच्छा जा रहा है तो ज़बरदस्त है, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से इसी इसमें बहुत जोश प्रोफेशनलिज्म के है साथ। इस कोर्स में। ऑनलाइन करवा रहे हैं आप, इसमें बहुत प्रोफेशनलिज्म है। मैंने 3 जगह पे पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं था। करवाते भी थे तो रैंडम करवाते थे, कोई सीक्वेंस ही नहीं था। आपका बहुत अच्छा सीक्वेंस चल रहा है। थैंक यू सो मच सर। चलें जी, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। उम्मीद है कि इसी तरह से आप फुल ऑन इंटरेस्ट लेके आप सब लोग जो है इसी तरह से इसको कंटिन्यू करेंगे। जी सर। ओके, अल्लाह हाफिज। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी, रमीज़ साहब कुछ कह रहे थे आप बोल सकते हैं। डिस्कनेक्ट। रमीज़, अपने पास जो आपकी लाइव वीडियो चल रही है ना, उसको रोक दें, लाइव वीडियो को स्टॉप कर दें, क्योंकि वरना आवाज़ रिपीट होगी। अब बोलें प्लीज़। आवाज आवाज जी जी, बोलें। हेलो। जी जी सर। जी सर, बस ये कोर्स का यही कहना था कि कोर्स माशाल्लाह काफ़ी मतलब के सीखने को मिला इससे। इससे पहले मैं डीजी स्किल्स पर भी कर रहा था, लेकिन उस पर इतना कुछ मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने उसको बीच में क्विट कर दिया। फिर मैंने इतना में ये क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। माशाल्लाह प्रैक्टिकल काम काफ़ी सीखने को मिल रहा है और काफ़ी कुछ यानी कि समझ भी आया इससे आपके, और साथ साथ काम हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो माशाल्लाह कोर्स से काफ़ी कुछ मिल रहा है। आपकी भी बातें काफ़ी अच्छे से समझ आती है, आप समझाते अच्छे हैं। तो इसके लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह काफ़ी कुछ हमें आगे भी उम्मीद है कि सीखने को मिलेगा इससे। थैंक यू सर। ये शुक्रिया कहने का ना मौका मुझे भी देना है आप लोगों ने, कि आप लोगों ने जब अपनी जी जी अर्निंग सर। स्टार्ट करनी है ना, तो उस वक्त मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने जी फुल दिलचस्पी के साथ सीखा है। ठीक है, तो सबसे इंशाल्लाह सर। पहली बात मैं आपको भी कहना चाहूँगा और सब लोगों को कहना चाहूँगा कि गिव अप बिल्कुल नहीं करना। थोड़ा सा टाइम लगेगा, इंशाल्लाह 3 महीने में उम्मीद फुल ऑन है कि इंशाल्लाह सारे बच्चे अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। जी सर, मेरे छोटे भाई भी आपसे पिछले बैच में पढ़कर गए हैं। मंसूर नाम था उनका, डीजी खान वाले उसमें थे सेंटर में। तो हाँ हाँ हाँ, माशाल्लाह उन्होंने भी अर्निंग अर्निंग स्टार्ट कर दी। उनके भी आपने दिखाया भी था स्क्रीनशॉट वगैरह। तो बिल्कुल बिल्कुल। उन्हीं से मैंने इंस्पायर होकर मैंने भी फिर ये कोर्स स्टार्ट किया। मैंने कहा चले मैं भी सीखता हूँ फिर। तो इसके लिए भी सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने उन्हें भी अच्छा बहुत अच्छे से वो किया गाइड माशाल्लाह से। चलें चलें, चलो उम्मीद अब ये है कि अब भाई से जो है ना वो आपने ज्यादा अर्निंग करनी है, ये बात याद जी रखना जी, सब, ये आप इंशाल्लाह ध्यान इंशाल्लाह रखें। सर। ठीक है ना? चलें चलें, ठीक है जी, जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह बहुत हाफिज। शुक्रिया सर। ओके, अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।
ओके, तो ठीक हो गया जी। तो अब इंशाल्लाह जो है फिर अब हम मंडे वाले दिन जो है इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे फ्रीलांसिंग को, फाइवर के ऊपर बात करेंगे। और तब तक आप लोगों ने जो है, मैं आप लोगों को आज छोटी सी एक असाइनमेंट भी दूंगा, आप लोगों ने कोशिश करना है कि उस असाइनमेंट को एज सुन एज पॉसिबल वो कमल करें। जो टॉपिक्स पिछले कंप्लीट हो चुके हैं उनको एक दफ़ा रिपीट कर लें, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए फिर आगे जाके मसले ना हो। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आप लोगों से मंडे वाले दिन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।